हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू सर? ये जो जीएसटी की अमेंडमेंट है ना, जो हमारे जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उनके ऊपर मैंने कुछ स्पेशल एमसीक्यू बनाए हैं। तो ये कोई जनरल एमसीक्यू नहीं है कि मैं ऐसे ये क्लास ले रहा हूं कि चलो एमसीक्यू करवा दिए, नहीं, मैं करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स के ऊपर जो एमसीक्यू है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि हमारे स्टूडेंट ना अमेंडमेंट्स के पीछे बहुत भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एग्जाम में 15 से 20 नंबर का पेपर अमेंडमेंट में से ही आता है, इसलिए उनको अमेंडमेंट चाहिए। तो अमेंडमेंट की क्लास तो मैं ऑलरेडी 2 क्लास से अपलोड कर चुका हूं, जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 1, जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 2, और आज उन अमेंडमेंट को फुल कंप्लीट करने के लिए कुछ एमसीक्यू दे रहा हूं जो उस अमेंडमेंट पर है। ठीक है, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अमेंडमेंट क्लास 1 और 2 भी देख लेना, और अगर वो देख चुके हो तो ये एमसीक्यू जरूर देखना। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपके सामने जो स्क्रीन पे पीडीएफ खुला हुआ है ना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मतलब एक तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा जीएसटी अमेंडमेंट का, जीएसटी अमेंडमेंट का पीडीएफ, और एक एमसीक्यू का पीडीएफ। ये 2 पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, एमसीक्यू ऑन अमेंडमेंट, एमसीक्यू ऑन अमेंडमेंट, अगर ये 2 पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो सर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर आप मैसेज करके बोल दो कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एमसीक्यू ऑन जीएसटी अमेंडमेंट्स, तो ये आपके सामने है, लेकिन मैं आपको पीपीटी के थ्रू करवाऊंगा, पीपीटी के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहला ही क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन मैंने बड़ा टेक्निकल बनाया है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूटी विद लेजिस्लेशन, यूटी विदाउट लेजिस्लेशन, स्टेट नन ऑफ द अबव। बताइए सर, पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूटी विद लेजिस्लेशन। हालांकि इसे स्टेट भी माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, नो डाउट। हम जो जम्मू एंड कश्मीर है या जितने भी यूटी हैं जो विद लेजिस्लेशन है, उनको हम स्टेट मानते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। बट इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना पड़ेगा ए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूटी विद लेजिस्लेशन। पहले तो ये यूटी विद लेजिस्लेशन है, फिर हम इसको मानते हैं दैट इज डीम्ड स्टेट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। जीएसटी पर्पज के लिए हम नो डाउट इसे स्टेट मानते हैं, बट है ये यूटी विद लेजिस्लेशन। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने दे दिया, लेकिन मैं आपको ये अमेंडमेंट भी दिखा देता हूं। मैं आपको साथ साथ अमेंडमेंट बताता जाऊंगा क्या है। अमेंडमेंट दिखाऊं आपको, अमेंडमेंट दिखाता हूं आपको। जीएसटी की अमेंडमेंट मेरे पास है, ये रही सर। अमेंडमेंट ये है, ये मैं क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूं अमेंडमेंट की, लेकिन आपको एक बार सर देखो, इंडिया में आज की तारीख में 28 स्टेट्स हैं। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी बोल रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी बोल रहा हूं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। पिछले अटेम्प्ट तक 29 स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर को इसमें से हटा दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूटी है। और जम्मू एंड कश्मीर जब बाहर निकला ना स्टेट में से, तो वो 2 यूटी बन के निकला है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। और इन दोनों में भी बाइफर्केशन है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विद लेजिस्लेशन है, यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेशन है। देखो, इंडिया में स्टेट 28 है। यूटी की बात करूं तो 3 यूटी ऐसी है जिन्हें जो विद लेजिस्लेचर है और जीएसटी पर्पस के लिए इन्हें डीम्ड टू बी स्टेट माना जाएगा, डीम्ड टू बी स्टेट माना जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्टेट है वो 28 + 3 31 हो गई, 31 स्टेट हो गई। लेकिन ये 3 जो है ना, ये एक्चुअल स्टेट नहीं है, ये डीम्ड स्टेट है। कौन कौन सी है? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, और नई जो आया है वो है जम्मू एंड कश्मीर। नया जो आया है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूटी की डेफिनेशन में आ गया है। अच्छा, यूटी में 6 यूटी है, पहले 5 थी, अब 6 है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो इन्हें डीम्ड स्टेट नहीं माना जाएगा, इन्हें यूटी ही माना जाएगा। अब विद लेजिस्लेचर विदाउट लेजिस्लेचर क्या होता है, अगर आपको ये सीखना है तो वो मेरी अमेंडमेंट वाली क्लास देख लो। यूटी अगर विदाउट लेजिस्लेचर है तो उसमें यूटी माना जाएगा, ये 3 है, सॉरी 6 है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। ये लद्दाख जो है वो नया आया है,
ये लद्दाख जो है वो नया आया है। तो 29 स्टेट में से एक स्टेट निकली थी J&K, वो बट गई 2 यूटीज के बीच में, मतलब यूटी बन गई वो, और 2 डिफरेंट यूटी बन गई। जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है और लद्दाख अलग यूटी है। एक है एनी अदर टेरिटरी। इस एनी अदर टेरिटरी का मतलब क्या है और ये कहां पे यूज होएगी वो भी बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा। पर आप थोड़ी देर के लिए ना मेरे साथ इतना मान लो कि जो एनी अदर टेरिटरी है ना, इसका मतलब है यूटी है। एनी अदर टेरिटरी यूटी है, ये बात समझ लो आप। एनी अदर टेरिटरी यूटी है, ये बात आप समझ लो बस। स्टेट यूटी में कौन कौन आएगा? विद लेजिस्लेचर वाली यूटी, विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूटी और एनी अदर टेरिटरी। ठीक है, थोड़ी देर में पूछूंगा मैं आपको यही वाली बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख इज, तो बता ही दिया मैंने आपको, यूटी विदाउट लेजिस्लेशन। लद्दाख जो है वो यूटी विदाउट लेजिस्लेशन है, बी आंसर आएगा। सप्लाई इन EEZ इज डीम्ड टू बी सप्लाई इन नियरेस्ट स्टेट, एनी अदर टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरी, ए और बी एज द ऑप्शन ऑफ द असेसी, नन ऑफ द अबव। आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है प्लीज। इतने मैं कुछ बना रहा हूं, आप इतने आंसर दो। आप अपना आंसर सोचो क्या आएगा, मैं कुछ सिखाने वाला हूं आपको। सर मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। देखो कई बच्चे कहते हैं सर ये इंडिया की शेप ना सही नहीं बनी, तो मैंने कहा, मैंने भी तो कहा था मान लीजिए मैंने कहा था, कब कहा था ये इंडिया ही है? मान लीजिए ये इंडिया है, मुझे मालूम था ना कि तुम क्या बोलने वाले हो। अच्छा, ये जो होती है ना, ये इंडिया की जो लाइन होती है इसे कहते हैं बेस लाइन। दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। मतलब जो इंडिया का जमीनी सतह है, जो इंडिया का धरातल है, यानी कि लैंड पार्ट है, उसे हम बेस लाइन कह रहे हैं। इसके बाद यहां फिर आगे पानी है इंडिया के अंदर, ये तो आपको पता ही है। यहां से पानी है, फिर पानी पानी है। देखो मैंने पानी जो है ना वो ब्लू कलर का लिया है, क्योंकि किसी जमाने में बाबा हनी सिंह जी है वो कह गए थे आज ब्लू है पानी, ब्लू है पानी, आया था ना कुछ ऐसा गाना। तो उसके बाद ये इंडिया में पानी है, पानी पानी है, पानी पानी है, पानी थोड़ा ज्यादा फैला देता हूं पानी, ठीक है। अच्छा अब सुनो अब क्या है ना कि इंडिया में जो पानी है ना, पानी वो 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है, 12 नॉटिकल माइल, उसे बोलते हैं TWI। TWI का मतलब है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल तक के पानी को बोलते हैं TWI, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सर देखिए, हम कपड़े को नापते हैं मीटर्स में, रोड को नापते हैं किलोमीटर्स में, और पानी को नापते हैं हम नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स में हम पानी को नापते हैं, तो पानी नॉटिकल माइल में बोलते हैं। 12 नॉटिकल माइल जो है उसे बोलते हैं TWI। सर TWI का जो पानी है ना, यानी कि ये जो 12 नॉटिकल माइल का पानी ना, इट्स ए पार्ट ऑफ इंडिया। इसे आप पार्ट ऑफ इंडिया ही मानेंगे, ये इंडिया ही है, आप ये मान लो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। अच्छा, अब कई बच्चों को लगता है सर आप तो MCQ करवा रहे थे, आप तो पूरा समझाने लग गए। अरे भाई, MCQ उसी को आते हैं जिसको स्टोरी पूरी पता होती है। ऐसे थोड़ी कोई रट्टा थोड़ी मारना है, इसका A आएगा, इसका B आएगा, अक्कड़ बक्कड़ पंबा वो थोड़ी खेलना है। यहां समझ के करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरी कहानी सीखनी पड़ेगी आपको मेरे साथ। सर देखो, 12 नॉटिकल माइल के बाद ये एक और मैंने बना लिया बेस लाइन से। बेस लाइन से बोल रहा हूं, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल जो होता है ना बेस लाइन से, इसे बोलते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पानी में ना इंडिया वालों ने क्या कर रखा है, ऑयल रिग्स लगा रखे हैं। इंडिया वालों ने ऑयल रिग्स लगा रखे हैं। ONGC, रिलायंस कंपनी वालों ने यहां पे ऑयल रिग्स लगा रखे हैं। ये पानी जो है ना वो नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम इटसेट्रा के लिए है। मतलब इस पानी में अगर कोई इंडिया अपना ऑयल रिग्स लगाता है, जैसे ONGC वालों ने लगा रखा है। ऑयल रिग्स क्या होता है सर? समुद्र के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम ना पेट्रोलियम को डिगिंग आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं इंडिया के लिए। तो दैट इज कॉल्ड ऑयल रिग्स। दैट इज कॉल्ड ऑयल रिग्स। तो ऑयल रिग्स हो गया, विंड शील्ड हो गया, या नेचुरल गैस पेट्रोलियम हो गया। इन पर्पज के लिए, ओनली फॉर दिस पर्पज, ये 200 नॉटिकल माइल जो है ये भी इंडिया माना जाएगा, बट ओनली फॉर दिस पर्पज। ओनली फॉर दिस पर्पज। देखो वैसे ये 200 नॉटिकल माइल है,
पर अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो ये इफेक्टिवली 188 नॉटिकल माइल है। अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो ये 188 नॉटिकल माइल है। क्यों? क्योंकि देखो सर 12 नॉटिकल माइल तो ऑलरेडी इंडिया ही है, 12 नॉटिकल माइल का पानी तो है ही इंडिया। तो ये बेसिकली जो अगर मैं बोलूं इफेक्टिवली देखूं तो 188 नॉटिकल माइल है जो ईईजेड हुआ, जो ईईजेड हुआ। ठीक है सर, उसके बाद भी पानी होता है। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है सर, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद भी पानी होता है सर। इस पानी के एरिया को बोलते हैं सर हाई सीज। इस पानी के एरिया को बोलते हैं हाई सीज। हाई सीज का मतलब है समुद्र ही समुद्र, अथाह समुद्र, पानी ही पानी। ये एरिया जो है ना, ये इंडिया का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ये फॉरेन कंट्री का पार्ट माना जाएगा, इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, तो सर कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कुछ भी, मैं आपको सिर्फ बताया है हमारा इंडिया कहां तक फैला हुआ है। जो लैंड मास है वो तो इंडिया है ही है, लैंड के साथ जो पानी है वो 12 नॉटिकल माइल तक पानी इंडिया है। 12 के आगे 188 जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 12 के आगे 188, बेस लाइन से देखोगे तो 200, 12 के आगे जो 188 पानी है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम वगैरह के लिए, ऑयल रिग्स, विंडशील्ड, इन सब चीजों के लिए वो भी पार्ट इंडिया का है। ओके, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सुनोगे तभी क्लैरिटी आएगी। सर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहां सर्विसेज दी गई है, इस पानी में सर्विसेज दी गई है, सर्विसेज दी गई है या सप्लाई की गई है, ऐसे मान लो दिल्ली से सप्लाई की गई है इस पानी के अंदर, दिल्ली से सप्लाई की गई है पानी में। ठीक है, मान लिया। तो पहले तो सप्लाई इंडिया में है या इंडिया के बाहर है? सर सप्लाई इंडिया में है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल है वो पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, अगर यहां सप्लाई की गई है तो एलओएस तो दिल्ली हुआ, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां से सप्लाई हो रही है वो तो दिल्ली है। आप मुझे बताओ पीओएस क्या लोगे? पीओएस क्या लोगे? इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? ये बात जानने के लिए तो आपको पीओएस चाहिए ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज यहां दी गई है तो पीओएस में क्या पानी लिखोगे कि पानी में सप्लाई की गई है, ऐसे लिखोगे? नहीं ना। तो बताइए सर इस केस में आप पीओएस क्या लेंगे? एलओएस का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। मान लीजिए सप्लाई दिल्ली से हो रही है तो दिल्ली का एलओएस हो गया। व्हाट विल बी द पीओएस? सप्लाई की कहां गई है ये कैसे पता लगेगा? सर इसमें आंसर आएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट जो होगा ना, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट जो होगा ना वो पीओएस माना जाएगा। मतलब अगर पानी की सप्लाई यहां पे है और यहां अगर नियरेस्ट स्टेट पड़ता है और मान लीजिए वो मुंबई है तो ये दिल्ली से मुंबई की सप्लाई मानी जाएगी, इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। इफ द सप्लाई इज गिवन इन 12 नॉटिकल माइल, अगर सप्लाई 12 नॉटिकल माइल में गिवन है, पानी के अंदर गिवन है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में गिवन है, तो फिर आप पीओएस क्या लेंगे? सर पीओएस लेंगे नियरेस्ट कोस्टल स्टेट, पीओएस लेंगे नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। प्लीज टेल मी द आंसर इज क्लियर और नॉट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए सप्लाई यहां की गई है, इस वाले पानी में की गई है, इंडिया के पार्ट वाला है जो ऑयल रिग्स वाला है, ऑयल रिग्स पे सप्लाई की गई, यहां सप्लाई की गई है। एलओएस तो दिल्ली ले लेंगे, मान लीजिए सप्लाई दिल्ली से हुई है। अब बताइए पीओएस क्या लेंगे? प्लीज टेल मी। एलओएस तो दिल्ली ले लोगे आप क्योंकि सप्लाई दिल्ली से हो रही है। पीओएस क्या लोगे? जब 12 नॉटिकल माइल में आप लेते हो, 12 नॉटिकल माइल में लेते हो तो नो डाउट नियरेस्ट कोस्टल स्टेट को पीओएस लेते हो, लेकिन जब ईईजेड के एरिया में लोगे तो पीओएस क्या लोगे? अब ये मत बोल देना नियरेस्ट कोस्टल स्टेट, क्योंकि अब नियरेस्ट कोस्टल स्टेट कोई नहीं है, बड़ी दूर दूर है वो। हां जी, तो यहां लिखा हुआ है हम लेंगे इसे, इस पानी को हम मानेंगे एनी अदर टेरिटरी, इस पानी को हम मानेंगे एनी अदर टेरिटरी, दैट इज यूटी। याद करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडिया का चार्ट दिखाया था और यूटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक यूटी विद लेजिस्लेशन, दूसरा यूटी विदाउट लेजिस्लेशन और तीसरा एनी अदर टेरिटरी। क्योंकि अब यहां पता नहीं कौन सा एरिया है, कोई यहां पर कोई नजदीक कुछ नहीं है, तो इसे एनी अदर टेरिटरी मान लेंगे, एनी अदर टेरिटरी मान लेंगे और इसे यूटी मानेंगे, यूटी ये मानेंगे ये सप्लाई यूटी में हुई है। प्लीज टेल मी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीसरा क्वेश्चन, अगर यहां सप्लाई की जाए तो क्या होगा? सर फिर तो ये एक्सपोर्ट हो गया, फिर तो ये एक्सपोर्ट हो गया, ये आउट ऑफ इंडिया सप्लाई हो गई, तो यहां तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, राइट? तो प्लीज टेल मी आपको कंसेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन देखो, सप्लाई इन ईईजेड इज डीम्ड टू बी सप्लाई इन। बताइए प्लीज, अगर सप्लाई ईईजेड में की गई है तो इन 4 में से सप्लाई किस में मानेंगे? नियरेस्ट स्टेट, एनी अदर टेरिटरी ऑफ दैट इज यूटी,
A or B as the option of the SSC, none of the above. Answer is B, that is any other territory, that is UT. Please tell me the concept is clear or not clear. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा आपको. कह रहा दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव आर two separate UT and both are without legislation. Single UT without legislation. Two separate UT with legislation. Single UT with legislation. सर सिंपल सी बात है. प्रैक्टिकली इसका आंसर है दीज आर टू सेपरेट यूटी. टू सेपरेट यूटी है एंड बोथ आर विदाउट लेजिस्लेशन. ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. देखो दिखा देता हूं आपको मैं. आपको ये बना हुआ दादरा एंड नागर हवेली ये अलग है, दमन एंड दीव अलग है. ये दो सेपरेट यूटी है और दोनों जो है ये विदाउट लेजिस्लेचर है. कोई कहने वाली बात ही नहीं है. स्टूडेंट कहते थे फिर आप ये क्यों कह रहे थे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी खास क्वेश्चन है. सर ये क्वेश्चन खास है क्योंकि इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 एक अमेंडमेंट है जो जून वाले बच्चों के लिए एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो बच्चे दिसंबर 2020 में एग्जाम देंगे उनके लिए वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. और वो अमेंडमेंट मैं आपको अभी करवा रहा हूं. देखो दिसंबर वालों की अमेंडमेंट भी करवा रहा हूं. जनवरी 2020 में एक अमेंडमेंट आई है कि ये जो दादरा एंड नागर हवेली है और दमन एंड दीव है, इन दोनों को अब सिंगल यूटी बना दिया गया है. इन दोनों को अब सिंगल यूटी माना जाएगा और वो भी विदाउट लेजिस्लेशन. विदाउट लेजिस्लेशन माना जाएगा, नो डाउट, लेकिन ये सिंगल यूटी माना जाएगा. बट ये अमेंडमेंट जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जो बच्चे जून या जुलाई, अभी सीएस वालों का नोटिफिकेशन आ गया कि उनके एग्जाम जुलाई में, तो ठीक है, जो बच्चे जून या जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बोलूंगा दीज आर टू सेपरेट यूटी एंड बोथ आर विदाउट लेजिस्लेशन. आंसर नंबर ए. तो मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए. लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ लास्ट मेरा मतलब है, मैंने ना इन जो 39 क्वेश्चन हैं इनको कुछ ऐसे बनाया कि चैप्टर वाइज अमेंडमेंट है. चैप्टर वाइज अमेंडमेंट है. अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का अमेंडमेंट, अगला चलेगा सप्लाई का अमेंडमेंट. ठीक है. यूटी ऑफ J&K शैल बी डीम टू बी स्टेट फॉर जीएसटी पर्पज. आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है. 5th का आंसर है ए. 3 ऐसी स्टेट है, 3 ऐसी यूटी है जिनको डीम टू बी स्टेट माना जाएगा, दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सप्लाई के अमेंडमेंट में से है. सर सप्लाई के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है. मैं बिल्कुल ओरली आपके साथ 2 मिनट में सप्लाई की तीनों अमेंडमेंट डिस्कस कर दूंगा और फिर आप ये जो भी क्वेश्चन सप्लाई के मेरे पास हैं अमेंडमेंट के वो आप कर पाएंगे. सप्लाई के चैप्टर में टोटल 3 अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट नंबर 1, अगर कोई गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, एज ए पब्लिक अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट करती है लीकर का, लीकर जो बेचते हैं उन लोगों को लाइसेंस ग्रांट करती है और बदले में कोई लाइसेंस फीस लेती है, तो गवर्नमेंट ने बोला है इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. अमेंडमेंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा बताता हूं. अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट या लोकल अथॉरिटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी कोई एक्टिविटी करती है, और वो क्या एक्टिविटी कर रही है, वो जो लोग लीकर सेल करते हैं ना उनको लीकर सेल करने का लाइसेंस ग्रांट कर रही है और उसके बदले में कुछ कंसीडरेशन के नाम से लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस के नाम से कुछ ले रही है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना गुड्स का ना सर्विसेज का. प्लीज टेल मी अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर और नॉट क्लियर. हालांकि जिनको वो लाइसेंस दे रही है वो आगे लोग लीकर बेचेंगे, वो वैसे भी सप्लाई में है, क्योंकि जो लीकर बेचना है वो तो सप्लाई में आता ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही बाहर है. कॉन्स्टिट्यूशनली ही बाहर किया हुआ है कि सप्लाई ऑफ लीकर इज नॉट अंडर जीएसटी. लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को, जो लोग लीकर बेचते हैं उनको लाइसेंस ग्रांट करना सप्लाई लीकर के लिए, वो भी अब सप्लाई नहीं है. पहला अमेंडमेंट. दूसरा अमेंडमेंट, ये नोटिफिकेशन कि लीकर का लाइसेंस सप्लाई करना सप्लाई नहीं है, सिर्फ लीकर के लाइसेंस के लिए है. अगर गवर्नमेंट इसके अलावा किसी और तरह का लाइसेंस देती है तो वो इस नोटिफिकेशन में नहीं आएगा और वो सप्लाई माना जाएगा. ये दूसरी अमेंडमेंट है. तीसरी अमेंडमेंट सप्लाई के चैप्टर में एक बड़ी अमेंडमेंट है. अगर कोई इंडिविजुअल डोनर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, किसी ओल्ड एज होम को, किसी ऑर्फेंज को, किसी स्कूल को कोई डोनेशन देता है, ध्यान सुनना,
अगर कोई इंडिविजुअल डोनर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, किसी ओल्ड एज होम को, इनको कोई डोनेशन देता है और जो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, बदले में क्या करता है, अपने प्रीमाइसेस पर, स्कूल या इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल जगह पर, अपने प्रीमाइसेस पर कोई उस बंदे की जिसने डोनर ने डोनेशन दी है उसका नेम प्लेट लगा देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। तो लोग कहता है अगर वो नेम प्लेट सिर्फ उसको थैंक्स बोलने के लिए लगाई गई है, एक तरह से उसका मान रखने के लिए लगाई गई है कि बंदे ने डोनेशन दी है, कम से कम उसका नाम तो लिख दो, तो फिर यह सप्लाई नहीं है। मंदिर वालों ने कोई सप्लाई नहीं की है, कोई सर्विसेज नहीं दी है और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर जो डोनेशन, जिसने डोनेशन दी है, अगर उसका नाम मंदिर वाले अपने नेम प्लेट लगाते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि उस बंदे की पब्लिसिटी हो रही है, उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो फिर यह सप्लाई माना जाएगा। सर ये 3 अमेंडमेंट है, इन 3 अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। हां जी, सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। किस तरीके से दे रही है? दे आर ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ, चाहे लाइसेंस फीस बोल लो या एप्लीकेशन फीस बोल लो, और बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो आंसर है इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि सी आंसर आएगा, ए एंड बी। ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, इज सर्कुलर ऑफ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर लाइसेंस ऑल्सो इफ ग्रांट बाय गवर्नमेंट। क्या लीकर लाइसेंस वाला जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्या यह चीज बाकी सभी तरह के लाइसेंस पर भी एप्लीकेबल होगी जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाकियों पर सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती। हां, ये वाला जो लाइसेंस है ये आपका नोटिफाई किया गया है, लीकर लाइसेंस को नोटिफाई किया गया है, वहां पर सप्लाई नहीं माना गया, लेकिन कोई और लाइसेंस है तो सप्लाई माना जाएगा। तो बी आंसर आएगा, नो। अब मैं क्वेश्चन 8 और 9 जो 2 करवाऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनना। क्वेश्चन 8 और 9 जो मैं करवाऊंगा ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सीबीआईसी जो है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, उनके साइट पर जो सर्कुलर आया है ना, ये वाला 116 नंबर सर्कुलर है, वो सर्कुलर से ही एग्जाम्पल लिए, वो उस सर्कुलर से डायरेक्ट एग्जाम्पल लिए मैंने, उस सर्कुलर से। तो ये एग्जाम में आ सकती है। आपको इस एग्जाम्पल को पढ़ के क्या बताना है कि जो योगा इंस्टीट्यूशन है, योगा इंस्टीट्यूशन, इसको ना मिस्टर राजेश ने कुछ डोनेशन दी है। आप ये समझ लो, योगा इंस्टीट्यूशन को मिस्टर राजेश ने डोनेशन दी है और जो ये योगा इंस्टीट्यूशन वाले हैं इसको थैंक्स बोल रहे हैं या इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अगर आपको लगता है सिर्फ थैंक्स बोल रहे हैं तो आप बोल देना ये सप्लाई नहीं है, और अगर आपको लगता है नहीं ये तो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आप बोल देना सप्लाई है। गुड फिशेस फ्रॉम राजेश प्रिंटेड अंडरनीथ अ डिजिटल ब्लैक बोर्ड डोनेटेड बाय मिस्टर राजेश टू ए चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। योगा इंस्टीट्यूशन वालों को राजेश ने एक ब्लैक बोर्ड डोनेट किया है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड। उन्होंने उस डिजिटल ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश, सिर्फ इतना लिखवा दिया है। आप बताइए क्या ये मिस्टर राजेश के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं या एक तरह से थैंक्स या आभार प्रकट कर रहे हैं? सर ये सिर्फ थैंक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आंसर नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। सर वैसे कैसे पता लगता है कि वो बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं? अगर ये लोग लिखते मिस्टर राजेश स्टेशनरी वाले, थैंक्स टू मिस्टर राजेश स्टेशनरी वाले नियर खंबा चौक मतलब उनकी शॉप वहां पर है, खंबा चौक पे है। छोटे शहरों में ऐसे होता है, दुकानों के नाम वही होते हैं, खंबा चौक पे है, वहां पे है, ये है, वो है। तो अगर एडवर्टीजमेंट करते तो कुछ ऐसा करते कि उसकी दुकान की एडवर्टीजमेंट होती है नॉल, पर यहां पर सिर्फ गुड विशेस मिस्टर राजेश लिखा गया है, ये कोई सप्लाई नहीं है। डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, रिटन ऑन द डोर और फ्लोर ऑफ ए रूम और एनी पार्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सच डोनेशन। जो श्रीमती मालती देवी है उन्होंने अपने फादर की याद में मंदिर में एक कमरा बना दिया। उन्होंने उस कमरे के दरवाजे पर डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी लिखवा दिया, बस इतनी सी बात है। श्रीमती मालती देवी ने अपने फादर की याद में एक मंदिर में कमरा बनवा दिया। मंदिर वालों ने उस कमरे के डोर पर
सिर्फ इतना लिखवा दिया, डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी। क्या ये श्रीमती मालती देवी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नो इट इज नॉट सप्लाई। आंसर है बी, नो इट इज नॉट सप्लाई। सर मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ना आप जरूर ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सर्कुलर में से निकाले हैं और एग्जाम में हो सकता है एज इट इज लैंग्वेज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी जब हम ये कहेंगे कि जो मंदिर ने जो नेम प्लेट पे लिखा है वो बिजनेस नहीं है, जो मतलब जो सर्विसेज मंदिर दे रहा है वो सप्लाई नहीं है। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? विच कंडीशन टू बी फुलफिल्ड वेयर देयर विल बी नो सप्लाई? कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए जब हम बोले कि ये सप्लाई नहीं है? इन केस ऑफ सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और नेम प्लेट ऑफ डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सर कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, एक बार दोबारा बता देता हूं। सर एक इंडिविजुअल डोनर होता है, डोनर, एक टेंपल होता है, टेंपल, ये डोनेशन देता है, डोनेशन। अब डोनेशन इन कैश भी हो सकती है या काइंड भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ये टेंपल वाले बदले में क्या करते हैं, अपने प्रीमाइसेस पर, मतलब टेंपल के प्रीमाइसेस पर यहीं पे एक नेम प्लेट लगा देते हैं, नेम प्लेट, और इस नेम प्लेट में ना उस इंडिविजुअल डोनर का नाम लिख देते हैं, इंडिविजुअल डोनर का नाम लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ये नेम प्लेट लगाने का थैंक्स बोलना है, अगर ऑब्जेक्टिव नेम प्लेट लगाने का थैंक्स बोलना है, तो लोग कहता है फिर ये सप्लाई नहीं है। ये तो बात सही है, किसी बंदे को थैंक्स बोल रहे हो, सप्लाई थोड़ी मानी जाएगी। लेकिन अगर ये नेम प्लेट लगाना पर्पस प्रमोटिंग बिजनेस ऑफ डोनर है, प्रमोटिंग बिजनेस ऑफ डोनर है, प्रमोटिंग बिजनेस ऑफ डोनर है, तो उस केस में ये सप्लाई माना जाएगा। उस केस में सर फिर ये सप्लाई माना जाएगा। यस, उस केस में सप्लाई माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन है सप्लाई नहीं माना जाता। गिफ्ट और डोनेशन मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेंपल, वो पहली बात तो गिफ्ट या डोनेशन होनी चाहिए, ठीक है। पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, आप मंदिर को डोनेट कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव कोई कमर्शियल गेन नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव श्रद्धा भावना है। श्रद्धा और भावना अलग अलग नहीं समझनी मंदिर में श्रद्धा भावना का मतलब है आप मतलब बस आप कुछ करना चाह रहे हो दिल से कि ठीक है यार भला हो सबका। पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, पेमेंट जो है वो आपने जो दी है वो कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, सप्लाई के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 सप्लाई के चैप्टर के अमेंडमेंट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मेरी तीसरी अमेंडमेंट आ जाएगी कंपोजिशन स्कीम की, ठीक है। जीएसटी लेविड ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। इफ जीएसटी लेवी कब होगा? इफ जीएसटी लगेगा, इफ सर मैं आंसर दूं? सर इस केस में तो जीएसटी तभी लगेगा जब मंदिर वालों का ऑब्जेक्टिव होगा उस बंदे को पब्लिसिटी करना, उस बंदे की पब्लिसिटी करना, डोनर की पब्लिसिटी करना। द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रेसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसेस। हाँ मैंने बताया था जो डोनर का नाम है वो नेम प्लेट पे लगाते हैं वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन जो है रेसिपिएंट का प्रीमाइस है वहां पे लगाते हैं विदाउट ऑब्लिगेशन। उन्हें लगाना जरूरी नहीं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। इन सच ए मैनर विच कैन बी सेड टू हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। तो एक तरह से पब्लिक को दिखा रहे हैं कि डोनर कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उसके कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर। यस सर, ये पॉइंट जो है बी पॉइंट, ये आंसर आएगा। जीएसटी तभी लगेगा अगर एम है गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर इन सच मैनर दैट इट वुड बी एन एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस। इस तरीके से पब्लिसिटी की जा रही है कि उसका बिजनेस बढ़े। तो यस सर, बी इज द राइट आंसर। 11th का बी आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन है। कंपोजिशन स्कीम में एक अमेंडमेंट है। मैं पहले अमेंडमेंट बता दूं क्या है। जब भी कोई चैप्टर आएगा मैं पहले अमेंडमेंट बताऊंगा इस चैप्टर में क्या है और फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। हालांकि अगर आपको अमेंडमेंट डिटेल में समझनी है तो मेरा जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डला हुआ है, वहां से आप देख लो। राइट सर, क्वेश्चन नंबर 12 में कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर में एक अमेंडमेंट है। सर आपको याद होगा
क्या आप मुझे बता सकते हैं किन किन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, किन किन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, या किन किन को मिलती है, कुछ बता दो। सर देखो, जो लोग खाली गुड्स में डील करते हैं ना, उनको कंपोजिशन स्कीम मिलती है। जो लोग गुड्स में डील करते हैं और साथ में सर्विसेज में भी डील करते हैं, उनको भी मिल सकती है, लेकिन वो सर्विसेज कुछ हद तक ही देते हो। वो आपको याद होगा 10% ऑफ टोटल 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर जो होता है, वहां तक की अगर आप सर्विस देते हो तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अगर आप ओनली सर्विसेज देते हो तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को मिल जाएगी, अदर सर्विसेज को नहीं मिलेगी, राइट। अब अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है तो लॉ में यह लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा मैन्युफैक्चरर है तो उसे कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। लेकिन जिन गुड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, अगर वो उनमें मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो फिर उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो मैं दोहराता हूं, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उसे कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है, लेकिन उन गुड्स के लिए जिन गुड्स में गवर्नमेंट ने हां की हुई है। जिन गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने मना किया है, अगर वो उनमें डील करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो नहीं मिलेगी। उसमें 3 गुड्स थी, अमेंडमेंट में चौथी गुड्स नहीं आ गई है। पहली गुड्स थी आइसक्रीम, दूसरी पान मसाला, तीसरी टबैको। यानी कि अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला या टबैको में डील करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अब एक नया नाम आ गया उसके अंदर, एरिएटेड वाटर, अगर आप एरिएटेड वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो एरिएटेड वाटर है ना, जो एरिएटेड वाटर है वो क्या होता है, जैसे सोडा नहीं होता, सोडा, पेप्सी, कोका कोला, ये सब एक इस तरीके से बनाते हैं, गैस होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर गैस भरी जाती है, जब आप इसे खोलते हैं एक आवाज सी भी आती है ना, तो वो एरिएटेड वाटर होता है। तो एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। बस ये अमेंडमेंट है। एक और बात है इसके अंदर, एक आपने सुना होगा नोटिफिकेशन नंबर है 2/2019, जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती और जिनकी प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख या उससे कम है, दे कैन अप्लाई फॉर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। और वहां पर लिखा हुआ है कि जो सप्लायर्स हैं उनको मिलती है नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट। ये कंपोजिशन स्कीम की तरह होता है पर कंपोजिशन स्कीम नहीं होता। इज इट क्लियर? वहां पर भी यही लिखा था, अगर कोई सप्लायर इन 3 आइटम में डील करेगा तो उसे नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात वहां पर भी ऐड कर दी गई, 3 की जगह 4 कर दिया गया, एरिएटेड वाटर ऐड कर दिया गया। अगर कोई बंदा एरिएटेड वाटर की सप्लाई करता है और वो सोचता है मैं नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 ले लूं तो नहीं मिलेगा। तो सर फाइनली अमेंडमेंट सिर्फ इतनी है कि जो लोग एरिएटेड वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, और जो लोग एरिएटेड वाटर की सप्लाई करेंगे उनको 2/2019 के नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 12, मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। आंसर है यस, ए ट्रू। अ पर्सन हु इज सप्लाइंग ऑफ एरिएटेड वाटर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। गलत, ना कंपोजिशन स्कीम ना नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। बी आएगा फॉल्स, बी आएगा फॉल्स। सी, फॉर एरिएटेड वाटर चूज राइट ऑप्शन। आपको चूज करनी राइट ऑप्शन। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये ट्रू है। अ सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर will not be eligible to pay concessional tax under notification number 2/2019। ये भी सही है। C, supplier of aerated water will not be eligible to opt composition scheme and pay, हाँ, ना उसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी ना नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट मिलेगा। तो C इज द राइट आंसर। यस सर, क्वेश्चन नंबर 14 में C राइट आंसर है। 15, व्हाट इज द टैरिफ आइटम फॉर एरिएटेड वाटर। हाँ, अब फंस गए ना, मुश्किल क्वेश्चन हो गया। ऐसे तो सर हमने याद ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं। याद कर लो यार, टैरिफ आइटम होता है, हेडिंग नंबर होता है, सब हेडिंग होता है कि जो आपके रेट वगैरह लिखे होते हैं वो कहां लिखे होते हैं। तो इसका टैरिफ नंबर है 22021010। अरे इतने सारे फोन नंबर याद कर लेते हो, ये भी याद कर लो, कितनी बड़ी बात है। वो तो 10 नंबर होते हैं, ये तो 8 है। 22021010। यस सर, 15 का डी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना वो हमारा रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट में से है। सर रिवर्स चार्ज में 3 अमेंडमेंट है, मैं आपको बता दूं, मैं बड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा। रिवर्स चार्ज में 3 अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट नंबर 1, अगर कोई ऑथर अपने कॉपीराइट का टेम्परेरी ट्रांसफर करता है कोई पब्लिशर को,
पब्लिशर को जो कि लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ये पॉइंट रिवर्स चार्ज में आता है। अमेंडमेंट ये है कि लॉ ये कहता है कि अब ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी दे सकता है, लेकिन उसके लिए ऑथर को 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1, ऑथर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, ऑथर को एक डिक्लेरेशन इशू करनी पड़ेगी कि मैं आगे से इस पर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दूंगा। कंडीशन नंबर 3, ऑथर इस ऑप्शन से विड्रॉ नहीं करेगा 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। पहली अमेंडमेंट क्लियर। दूसरी अमेंडमेंट सुनो, अगर कोई पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो रेंटिंग ऑफ ए कैब करता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ये पॉइंट रिवर्स चार्ज में आएगा और बॉडी कॉर्पोरेट को उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन यहां जीएसटी का रेट 5% रहेगा और आईटीसी का रेट नहीं मिलेगा, लेकिन आईटीसी का रेट मिल सकता है अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो तो। तीसरी अमेंडमेंट, अगर कोई लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है, अगर कोई लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है तो जो लैंडर है वो अपनी सिक्योरिटी लैंड करता है बोरोवर को, तो बोरोवर रिवर्स चार्ज में आएगा, लैंडर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे नहीं करेगा। 3 अमेंडमेंट थी, मैंने रिवर्स चार्ज की तीनों अमेंडमेंट करवा दी हैं आपको। मैं क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहा हूं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, लेकिन मैं एक बात हूं सर, ये क्वेश्चन बड़े टेक्निकल बनाए, मैंने बड़े टेक्निकल बनाए हैं, आप ध्यान रखना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright relating to original literary works to publisher is covered under, B point आएगा सर, it is covered under reverse charge, it is covered under, नहीं सॉरी ऐसे नहीं बोलूंगा रिवर्स चार्ज, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। it is covered under forward charge with certain condition, reverse charge, option of author but with conditions, C आंसर आएगा, ऑप्शन ऑफ ऑथर बट विद सर्टन कंडीशंस। इसमें ऑथर के ऑप्शन कैसे है, ऑथर चाहे तो चुप रहे और ये रिवर्स चार्ज में चला जाएगा पॉइंट, और अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है। वो कुछ कंडीशन जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी वो पूरी करनी पड़ेंगी, फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में भी दे सकता है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। What are the conditions to be fulfilled by the author to pay GST under forward charge? 3 कंडीशन मैं करवा चुका हूं आपको। Author get himself registered, issue a declaration mentioning that he would pay GST under forward charge, he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option, all of the above। तो D आंसर आएगा all of the above। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे करके दिखाओ तो मजा आएगा। मिस्टर एक्स एक ऑथर है, सप्लाई करता है सर्विसेज की बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू अ पब्लिशर हु इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर मान लीजिए यहां कुछ नहीं लिखा कि ऑथर ने कंडीशन फुलफिल की है या नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। आप बताइए फॉरवर्ड चार्ज में आएगा रिवर्स चार्ज में? सर अगर आप आंसर दे रहे हैं रिवर्स चार्ज में तो यह गलत जवाब है। ऑथर टैक्स देगा जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और यहां कंडीशन का पूरा होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तब आता है जब कुछ कंडीशन पूरी हो और आपने वो कंडीशन तोड़ दी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं दिखाऊंगा ये कहां लिखी है बात। आपको दिखाता हूं, आप मेरे साथ आ जाओ, रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट में आ जाओ। पहले ये रहा, रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट में आ जाओ। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर परमिटिंग टू द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू पब्लिशर, पब्लिशर मस्ट बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये रिवर्स चार्ज में पॉइंट तब आएगा जब पब्लिशर टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जो क्वेश्चन मैंने बोला उसमें पब्लिशर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज तो लग ही नहीं सकता। और जब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो इट्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यस सर, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अनदर बॉडी कॉर्पोरेट इज कवर्ड अंडर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिवर्स चार्ज, मैंने बोला क्यों, बोले रेंटिंग वाला नया पॉइंट आ गया, वो रिवर्स चार्ज में आता। सर रिवर्स चार्ज लिख दो। अरे रट के आए हुए घर से, मतलब रेंटिंग वाला पॉइंट आ गया रिवर्स चार्ज में लिखना, रिवर्स चार्ज में लिख दो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। रेंटिंग वाला आया तो रिवर्स चार्ज में ही आएगा।
सर रेंटिंग वाला पॉइंट रिवर्स चार्ज में तब आता है जब सप्लायर जो है वो होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और रेसिपिएंट का मतलब है रेसिपिएंट होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर जो है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और ये बॉडी कॉर्पोरेट और यहां रेंटिंग करी गई है तो इस पॉइंट को रिवर्स चार्ज में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज दी गई है, कंडीशन पूरी नहीं हुई, रिवर्स चार्ज आ ही नहीं सकता, रिवर्स चार्ज लग ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा फॉरवर्ड चार्ज। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। सर छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप एक एक वीडियोस को ध्यान से सुनते जाएंगे ना, आप 100% फुल मार्क्स लेके आएंगे सर। आप अपनी पूरी जान लगा दो, मैं आपके अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पक्का नंबर आने वाले हैं सर आपके 100%। एक एक क्वेश्चन को ड्राफ्ट करेंगे, मिलकर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए है, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 20 इसी का है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, ये रिवर्स चार्ज में आएगा, बी आंसर आएगा। व्हाट इज द टैक्स रेट इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अंडर रिवर्स चार्ज? 5% है, ए पॉइंट आएगा। सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5। सर नोट्स में ना जनरली खाली 5 लिखा हुआ है, अब लोगों को कंफ्यूजन होती है 5 का मतलब क्या है, उन्हें लगता है क्या पता 5 हो, ये 5 आईजीएसटी वाला है और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5 2.5 है। तो सर मैं बता दूं आपको 5 जो है वो आईजीएसटी वाला है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो 2.5 आएगा। तो यस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का रेट 5% कह सकते हो आप, लेकिन फिर ये आईजीएसटी है 5%, इसमें आईजीएसटी 10 लिखा हुआ है, ये नहीं आएगी ऑप्शन, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये ऑप्शन आएगी। तो ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू एबीसी लिमिटेड बाय मिस्टर ए। यहां तक सही है, ए जो है वो इंडिविजुअल है, एबीसी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है। 5% ऑप्शन है, सही है। क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा अदर देन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? कुछ नहीं, एबीसी लिमिटेड पे करेगी जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, क्या बुराई है? रिवर्स चार्ज का पॉइंट लग गया, रिवर्स चार्ज का पॉइंट लग गया, एबीसी लिमिटेड पे करेगी रिवर्स चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कैन क्लेम आईटीसी। आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, एक केस में कर सकते हैं सर, जो बंदा अपनी कैब बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, जो क्वेश्चन रिवर्स चार्ज में आ रहा है, ये जो बंदा अपनी कैब दे रहा है ना, इसको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको आईटीसी मिल सकता है एक केस में, अगर ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हायर करता है। मतलब ये कैब वाला कैब लेकर आगे कैब किराए पर देता है, तो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस आ गया, उस केस में कैब नंबर 2 वाला जो कैब नंबर 1 से कैब लेगा, उसको जो जीएसटी पे करेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा। इनपुट सर्विस इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी मिल जाएगा। तो ए पॉइंट आएगा। हां जी, रिवर्स चार्ज का आखिरी पॉइंट 24th क्वेश्चन। इसके बाद हमारे और क्वेश्चन है, सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपने लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की है थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी टू बोरोवर, सर ये जीएसटी का नया पॉइंट है, एंट्री नंबर 16 रिवर्स चार्ज के अंदर आया है, तो ये बोरोवर पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ए पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेदर जीएसटी लेविड ऑन लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, यस लगेगा, क्योंकि इट इज नॉट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। सर ये क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली जो सिक्योरिटीज होती है ना, ये ना गुड्स होती है ना सर्विसेज होती है, तो अगर हम सिक्योरिटी का डिस्पोजल करते हैं, सेल करते हैं, तो जीएसटी नहीं आ सकता, क्योंकि ना गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी की लैंडिंग करते हो, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी करते हो, तो जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगेगा, लेकिन ये रिवर्स चार्ज में लगेगा, और जो बोरोवर है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हां जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो 26 है ना, ये आईटीसी चैप्टर की अमेंडमेंट है। सर पहले मैं आपको आईटीसी की अमेंडमेंट क्लियर कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ूंगा। पहले मैं आपको आईटीसी की अमेंडमेंट क्लियर कर देता हूं। सर आईटीसी में एक अमेंडमेंट है सर, एक रूल 36 है आईटीसी के चैप्टर में, उसमें एक नया सब रूल डाला है, सब रूल 4। रूल 36 सब रूल 4 नया ऐड हुआ है। सुनो ये क्या है? सर एक सप्लायर जब सप्लाई करता है ना, एक सप्लायर जब सप्लाई करता है ना, तो वो रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करता है,
और उससे जीएसटी चार्ज करता है और गवर्नमेंट को देता है। ये एक नॉर्मल केस है। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, सप्लायर सप्लाई करता है, रेसिपिएंट को पैसे ले लेता है, उसमें से जीएसटी गवर्नमेंट को देता है, और जो रेसिपिएंट होता है ना वो उस जीएसटी का क्रेडिट ले लेता है। यहां तक आप सबको पता है। अब सप्लायर क्या गलती करता है, सप्लायर क्या गलती करता है ये सुनना सर। सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 जब भरता है, रिटर्न फाइल जब करता है, अगर वो उस इनवॉइस को अपलोड नहीं करता अपने जीएसटीआर 1 में, अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपने जीएसटीआर 1 भरते समय उस इनवॉइस को अपलोड नहीं करता, तो गवर्नमेंट कहती है हे रेसिपिएंट, तेरे सप्लायर ने जो तुझे इनवॉइस दिया है उसने वो अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया है, इसलिए इसका जब तू क्रेडिट लेगा तो तुझे फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, 20% क्रेडिट मिलेगा, 20% क्रेडिट मिलेगा, मैक्सिमम 20 मिलेगा। सर यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है कि रेसिपिएंट के पास जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस के बेस पर जो वो क्रेडिट लेने जा रहा है, अगर उस इनवॉइस को सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया है तो रेसिपिएंट का क्रेडिट 20% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां एक छोटी सी टेक्निकल बात है, वो क्या है वो सुनो। रेसिपिएंट का क्रेडिट जो 20% किया जाएगा, वो 20% किसका करेंगे सर? वो 20% करेंगे उन इनवॉइसेस का जो अपलोड किए गए हैं, जो अपलोड किए गए हैं। सर इस पूरी बात को समझ आएगा आपको इन क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरी जीएसटीआर अमेंडमेंट पार्ट 2 में है, ये वहां जाके देखना पड़ेगा, राइट। चलिए आप क्वेश्चन करिए मेरे साथ, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। एज पर सब रूल 4 ऑफ रूल 36, ITC to be availed by a person, registered person, in respect of invoices or debit note, the detail of which have not been uploaded by the supplier in GSTR 1 cannot exceed 20%. तो यह सर जो रेस्ट्रिक्शन है वो 20% की है, लेकिन उन इनवॉइसेस पर है, ये 20% का कैलकुलेशन है ऑन द इनवॉइसेस अपलोडेड, 20% ऑन द इनवॉइसेस विच हैव बीन अपलोडेड, विच हैव बीन अपलोडेड। तो ये आंसर आएगा 20% एंड अपलोडेड, यानी कि बी आंसर आएगा। 27 कहता है कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड किया है तो क्या तब भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। रेस्ट्रिक्शन तब है जब सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड नहीं करता है, करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल आईटीसी मिलेगा। हां, लेकिन रेसिपिएंट को जो आईटीसी लेने की अदर कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे उसके पास टैक्स इनवॉइस के पोजेशन में टैक्स इनवॉइस का होना, उसका रिटर्न भरना एंड ऑल। फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑलवेज? नो, फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल इफ अदर कंडीशन ऑफ अवेलिंग आईटीसी आर फुलफिल्ड। सही जवाब 27 का आंसर आएगा बी। 28, वेयर इनवॉइस डेबिट नोट हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, तो क्या होगा सर? 20% रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी ऑन द अपलोडेड इनवॉइसेस, लेकिन ये मैक्सिमम आईटीसी जो है ना, वो जितना आपका एक्चुअल क्रेडिट एलिजिबल है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा सी, यानी कि ए एंड बी। डोंट वरी, आप हालांकि वैसे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो जो बंदा एमसीक्यू करने आया है उसको चैप्टर तो आता ही होगा ना, तभी वो एमसीक्यू करने आया है। बड़ी सिंपल सी बात, आपने चैप्टर ही रिवाइज नहीं किया तो एमसीक्यू तुम क्या कर लोगे, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपने रिवाइज किया, और नहीं किया तो कर लोगे अभी, और नहीं तो यार जीएसटी अमेंडमेंट ही रिवाइज कर लो, ये एमसीक्यू आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप मेरे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 करने के बाद ना आपको फिर वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सर देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और वो एक रेसिपिएंट है, उसके पास 100 इनवॉइस है, और इस 100 इनवॉइस में ना जो जीएसटी का क्रेडिट है इन 100 इनवॉइस के ऊपर वो 6 लाख है। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको। अब क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इस रेसिपिएंट के पास जो 100 इनवॉइस है, इनमें से 50 इनवॉइसेस को सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड किया था, और इन 50 इनवॉइसेस के कंटेक्स्ट में जो जीएसटी का क्रेडिट था ना वो 4 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए था। और आप ये मानो रेसिपिएंट जो है वो अदर कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है, अदर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 4 लाख क्रेडिट है, तो यहां पर उसे आईटीसी का क्रेडिट 4 लाख का पूरा मिल जाएगा। लेकिन बचे हुए 50 इनवॉइस जो अपलोड नहीं है, जिनका आईटीसी का क्रेडिट जो है वो 2 लाख रुपए है, ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहे इसके केस में कितना आईटीसी मिल जाएगा। सर इसमें ना आपको पता कैसे करना है, 1
टू विच एवर इज लेस। जो विच एवर इज लेस आएगा ना, वो क्रेडिट आपको यहां मिल जाएगा। सर 2 लिख लो आप, एक्चुअल जीएसटी क्रेडिट यानी कि 2 लाख। ये जो आपने 50 इनवॉइस है जिसको जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया गया है, इनका आईटीसी क्रेडिट 2 लाख है, तो आपका सेकंड पॉइंट है 2 लाख। इससे ज्यादा क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। 2 लाख से ऊपर तो क्रेडिट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका 2 लाख का तो क्रेडिट ही है। इससे भी ऊपर मिल जाएगा क्या? पॉसिबल नहीं, कम ही मिलेगा। पहला पॉइंट क्या आएगा? 20%। लेकिन ये 20% किसका करना है सर? इस 4 लाख का करना है। जिन इनवॉइस को अपलोड किया गया है उनका जो क्रेडिट है उसका 20%, यानी कि 4 लाख का 20% यानी कि 80,000। इन दोनों में से लेस हो गया 80,000, तो 80,000 आएगा। 4 लाख का क्रेडिट ये मिल जाएगा, 80,000 का क्रेडिट ये मिल जाएगा, दोनों को मिलाकर टोटल क्रेडिट मिलेगा 4,80,000। यही पूछा गया टोटल आईटीसी कितना मिलेगा। जवाब है 4,80,000। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने कर दिया, आंसर है सी। आई होप इट इज क्लियर। यस। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की अमेंडमेंट है। सर रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है। एक रूल 10A में अमेंडमेंट है, एक नया रूल 21 आया है, और एक न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। तो 3 अमेंडमेंट आप मेरे साथ सीखेंगे। एक रूल 10A में अमेंडमेंट है, एक रूल 21 में अमेंडमेंट है, और एक तीसरी अमेंडमेंट जो है वो एक नई एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। पहली अमेंडमेंट रूल 10A कहता है कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाते समय ही अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ा करती थी, लेकिन अब वो बैंक डिटेल आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मिल जाने के 45 दिन के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये तारीख ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले आ जानी चाहिए, वरना ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ही वो तारीख बन जाएगी जब आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी। साधारण शब्दों में बैंक अकाउंट की डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने से 45 दिन या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक देनी होती है। ये रूल 10A है। हां, लेकिन रूल 10A में एक और खास बात है कि ये 45 दिन वाली जो एक्सटेंशन आपको मिली है, ये टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर और जिन्होंने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 16 में ली है, अंडर रूल 16 में ली है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। टीडीएस कलेक्टर जो रजिस्ट्रेशन, टीडीएस डिडक्टर, कलेक्टर और रूल 16 के अंदर जो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन लेता है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनको तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही देनी पड़ेगी। रूल 21 ये कहता है कि अगर जो आपको 45 दिन का हमने एक्सटेंशन दिया है, अगर आप इस टाइम पीरियड में भी अपनी रजिस्ट्रेशन को, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दे पाते, तो आपकी रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी स्टैंड कैंसल्ड। तीसरी अमेंडमेंट न्यू एक्सप्लेनेशन क्या है? न्यू एक्सप्लेनेशन ये है, उसका मीनिंग ये है, वो क्या है कि मान लीजिए अगर कोई सप्लायर अपनी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है या प्रॉपर ऑफिसर उसकी कैंसिलेशन अपनी मर्जी से कर रहा है, तो जब तक वो कैंसिलेशन कैंसिल हो नहीं जाती, जब तक वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो नहीं जाती, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगी। और इस केस में वो न्यू उतने टाइम के लिए वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। और इस नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? इसके लिए एक न्यू एक्सप्लेनेशन डाली। उन्होंने बोला इसका मतलब यह है कि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, और भगवान करे अगर आपकी कैंसिलेशन रिवोक हो गई, कैंसिल हुआ ही नहीं, तो उस पीरियड में जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए थे, जीएसटी चार्ज नहीं किया था, उनके बदले में आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे और फर्स्ट रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। मैंने रजिस्ट्रेशन में जो 3 अमेंडमेंट हुई थी, वो तीनों अमेंडमेंट आपको करवा दी है। पढ़ लीजिए। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एन ऑप्शन टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल after obtaining registration within 45 days from the date of grant of registration or due date of return whichever is earlier। सुनने में सही लग रहा है, सही है, लेकिन यहां वो टीडीएस वाली बात इन्होंने लिखी नहीं, बी में लिख दी वो बात, बी में लिख दी, तो बी इज द राइट आंसर। रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस कलेक्टर और हु हैव obtained suo moto registration under rule 16 has an option to give his bank account detail after obtaining registration certificate within 45 days from the date of grant of registration or the due date of furnishing of return whichever is earlier। second सही है। if a person does not submit bank account detail within 45 days his GST registration is liable to be cancelled। ये भी सही है। तो B and C दोनों सही जवाब है।
बी एंड सी दोनों सही जवाब है। मैंने क्वेश्चन नंबर 30 भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त 2019। मिस्टर एक्स अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त 2019। तो अप्लाई किया 10 अगस्त को, लिख लो। अप्लाई किया है 10th अगस्त 2019 और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है इसको 16 अगस्त 2019। तो इसको कब तक देना पड़ेगा बैंक अकाउंट की डिटेल, ये पूछा इन्होंने। अप टू व्हाट डेट, कौन सी तारीख तक? तो सर यहां से 45 दिन और ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है वो कौन सी आएगी? अगस्त का महीना है तो 20 सितंबर आएगी। 20 सितंबर आएगी तो 20 सितंबर आंसर आएगा, बिकॉज यहां से 45 दिन तो फिर अक्टूबर में चला जाएगा डेट ना, तो वो डेट कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। 20 सितंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, मेकिंग ऑफ नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन पर्सन शैल नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, नो जीएसटी विल बी चार्जेबल ऑन द सप्लाई मेड बाय हिम। अगर ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आ जाता है सस्पेंशन का, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड फाइल फर्स्ट रिटर्न। डी लिखा है ए एंड बी बट नॉट सी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। तो आंसर ए बी एंड सी आ गया। ए बी सी तीनों ही करेक्ट आंसर है, तीनों ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो चैप्टर रिटर्न की अमेंडमेंट है। चैप्टर रिटर्न की अमेंडमेंट है। सर रिटर्न के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। रिटर्न के चैप्टर में हमारे पास 3 अमेंडमेंट है। आप इन 3 अमेंडमेंट को मेरे साथ कर लो, आपको रिटर्न की अमेंडमेंट आ गई। अमेंडमेंट नंबर 1, जो जीएसटीआर 3B है अब वही रिटर्न है अंडर सेक्शन 39। पहले सर सेक्शन 39 की रिटर्न जीएसटीआर 3 हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि रिटर्न का टाइम पीरियड हमेशा एक्सटेंड हो जाया करता था, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग 3B इशू कर दी जाती थी। लेकिन इस सेशन में उन्होंने क्लियर कर दिया, अब 3 खत्म करो, 3B ही जीएसटीआर रिटर्न है, जीएसटीआर 3B ही रिटर्न है अंडर सेक्शन 39 की। क्लियर। दूसरी अमेंडमेंट, जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की अब तक एनुअल रिटर्न नहीं भरी है और उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उन्हें अब भरने की जरूरत भी नहीं है। तीसरी अमेंडमेंट, जो OIDAR है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्राइवल वाले जो हैं, नेटफ्लिक्स वाले जो हैं, इनको इंडिया में एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भरने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द 3 अमेंडमेंट इन द चैप्टर रिटर्न। दीज आर द 3 अमेंडमेंट। मैंने आंसर दिखा दिया। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ट्रू है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटीआर 3B ही रिटर्न है अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, यह भी ट्रू है, यानी कि करेक्ट है। एनुअल रिटर्न 17-18 और 18-19 की अब स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भरना ऑप्शनल है, सिर्फ इन असेसमेंट इन ईयर्स की। अब आगे तो अलग बात है, पर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। 36 क्वेश्चन है, 36, 37, 38, 39, अगले 4 क्वेश्चंस जो कि हमारे आखिरी 4 क्वेश्चंस हैं, ये है एक चैप्टर है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस पर जो अमेंडमेंट है उसके अंदर है, मैं बता दूं क्या अमेंडमेंट है। सर इस चैप्टर में एक अमेंडमेंट है। सर जो सिंगल स्क्रीन वाले होते हैं ना, सिंगल स्क्रीन वाले, उनके पास ऑप्शन है, या तो अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है, जो सिंगल स्क्रीन मतलब थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले, वो मूवी देखी आपने, सिंगल स्क्रीन एक थिएटर में एक ही मूवी चलती है, मतलब एक ही स्क्रीन होती है, एक ही मूवी चलना जरूरी नहीं है, हो सकता है संडे मंडे कोई और मूवी चलती हो, मंडे टू फ्राइडे कोई और चलती हो सकता है, लेकिन स्क्रीन एक है, तो उसे बोलते हैं सिंगल स्क्रीन। जैसे पीवीआर है, सिनेपोलिस है, ये है मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्क्रीन, इसमें OD1, OD2, OD3। अब तो कोरोना वायरस चल रहा है, आपको याद होगा अपने जमाने में तो आप देखते थे टिकट पे कौन सा OD लिखा है, मेरे वाली फिल्म कौन सी OD में चल रही है ना, ऐसा कुछ देखते थे आप। यस, अब तो भाई सुनने में आएगा, पहले लोग ऐसे मूवी देखने जाया करते थे पर भगवान जाने दोबारा मूवी देखने कब जाएंगे इस टाइप से। एनीवेज, जो होगा अच्छा होगा, डोंट वरी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी, चलो मैं अमेंडमेंट बताता हूं क्या है। अमेंडमेंट क्या है? जो मल्टीपल स्क्रीन है ना, थिएटर है, मल्टीपल स्क्रीन थिएटर,
उनके लिए मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना। सुनते जाओ, जो मल्टीपल स्क्रीन है उनके लिए मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना। इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही इनवॉइस माना जाएगा, चाहे इस टिकट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक बायर का जीएसटीएन नंबर नहीं। अब मैं टिकट लेने गया, मैं फिल्म में गया, मैं एक फिल्म देखने गया हूं पीवीआर में फिल्म देखने गया हूं। मैंने कहा भाई साहब टिकट दो, उन्होंने मुझे टिकट दी। आपको क्या लगता है टिकट पे मेरा नाम होता है, वहां पे मेरा जीएसटीएन नंबर होता है? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो कहता कोई बात नहीं, तब भी सिनेमा हॉल को एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी ही पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट डीम्ड इनवॉइस ही माना जाएगा। और चाहे ये टिकट 200 रुपए से कम की हो और चाहे बायर अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो, तो भी इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट है सर। पहले क्या था सर, सिंगल स्क्रीन वालों के पास ऑप्शन है क्या, वो चाहे तो 200 रुपए से कम की टिकट अगर है और बायर अनरजिस्टर्ड है, बायर अनरजिस्टर्ड, टिकट का रेट 200 से कम, तो वो इनवॉइस इशू ना कर कर पूरे दिन का एक साथ क्लोज एट द एंड ऑफ द डे उस पूरे सारे इनवॉइस जो है वो कंसोलिडेटेड एक सिंगल इनवॉइस इशू कर लें। मतलब अलग अलग इनवॉइस इशू ना कर सिंगल कर लें। अमेंडमेंट ये है कि मल्टीप्लेक्स वालों के पास ये ऑप्शन नहीं है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टिकट ईच बायर के लिए इशू करनी ही पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट डीम्ड इनवॉइस माना जाएगा। लेकिन जो सिंगल स्क्रीन वाले हैं उनके पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो 200 रुपए से कम की टिकट है और अनरजिस्टर्ड बायर है तो उसके लिए आज भी पूरे दिन की जितनी भी टिकट सेल हुई है उनके लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं, और वो चाहे तो वो भी मल्टीप्लेक्स वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, हर एक बायर के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। रजिस्टर्ड पर्सन सिंगल स्क्रीन हैज एन ऑप्शन टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस for supplies at the close of each day where the value of goods or services supplies is less than 200 and recipient is unregistered does not require tax invoice। correct। क्वेश्चन नंबर 37, कोई सप्लायर है जो सप्लाई करता है एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मस्ट इशू इनवॉइस। करना पड़ेगा इनवॉइस इवन इफ वैल्यू इज लेस देन 200 एंड रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। आंसर है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है सर्विसेज की बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट। तो एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट उसे इशू करनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, चाहे इस टिकट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन ना भी हो तो भी माना जाएगा। आंसर है करेक्ट। 39, supplier of services who is supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in a screen other than multiplex screen, यानी कि सिंगल स्क्रीन की बात कर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन की, also has given an option to follow the above procedure। सिंगल स्क्रीन वाले भी ये फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करें और वो भी मतलब डीम्ड इनवॉइस माना जाए। तो आंसर है करेक्ट, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, करेक्ट कर सकते हैं। Please tell me the questions, MCQ question on GST amendment is clear or not clear? सर मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तीनों चीजें देख लेना, GST अमेंडमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 और ये अमेंडमेंट, और तीनों को सर ना शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी का भला होना चाहिए, आपका भी और आपके दोस्तों का भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट यानी कल फिर मिलूंगा आपको एक नई क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय।